बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो कल तक की क्लास में हमने प्लांट क्वांटम थ्योरी पढ़ ली थी, स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे की बात करेंगे कि नील्स बोर ने क्या बताया था, रदरफोर्ड के क्या ड्रॉबैक्स थे। आज हम इसकी बात करेंगे, ठीक है? 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपन, है ना? आ जाओ। एक क्वेश्चन है, पहले हम वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल के, ठीक है? पहले क्वेश्चन बताइए। Find the minimum wavelength of a photon required to break the hydrogen bond. ओके, आपको गिवन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या दे रखा है? 6.626 इंटू 10। ये अलग अलग क्यों दे रखे? ठीक है, कोई नहीं, इंटू 10 किलो जूल पर मोल। हमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर बात की गई है बॉन्ड एनर्जी की। बॉन्ड एनर्जी हम किसको बोलते हैं? जैसे हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, दोनों बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे। उस बॉन्ड को ब्रेक करने में मुझे जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे वही बोला गया है, आपको बॉन्ड एनर्जी गिवन है हाइड्रोजन की, आपको क्या निकालना है? आपको वेवलेंथ निकालना है, ठीक है? तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले वही हमारा एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, hc/λ, और वैल्यू को देखो। आपको क्या क्या चीजें गिवन है? आपको एनर्जी दे रखी है, लेकिन ये एनर्जी कैसी है? किलो जूल में दे रखी है। तो अब क्या करेंगे? पहले हम इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 6.626 इंटू 6.022 इंटू 10। और अगर मुझे इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करूंगी मैं? 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है? यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है? किलो जूल पर मोल की बात दे रखी है, ठीक है ना? पर मुझे क्या निकालना है? मुझे वेवलेंथ निकालना है, जो कि कैसा होता है? मीटर में होता है। तो मैं मोल को डिवाइड कर दूंगी, इसमें से मोल हटा दूंगी, 10⁻23, ठीक है? बाकी h की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 10⁻34, 3 इंटू 10⁸ और वेवलेंथ मुझे कैलकुलेट करना है। अब जो वैल्यूज कट हो रही हैं, पहले हम उसको कट कर देते हैं, ठीक है ना? इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, ठीक है? तो वेवलेंथ बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻, जितनी भी हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ 8 बचे, ये भी इसके साथ जाएगी, प्लस में 23, ये हो जाएगी माइनस में 4। तो बताओ जरा क्या आएगी वैल्यू 10⁻की? -34 प्लस 8 प्लस 23 -4। ये दोनों माइनस माइनस में 34 -4 कितना हो गया? 38। 38 में से 8 चला गया, 30। 30 में से 23 चला गया, मतलब कि -7। या इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर मुझे एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में लिखना है तो 10⁻−10, तो लैम्डा इक्वल्स टू 3000 एंगस्ट्रॉम। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको ऑप्शन ये दे रखा है तो आप इसमें निकाल सकते हैं, अगर एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो आप उसको बस कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना? बाकी अगर आप यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही ही रहेगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था। चलो अब हम बात करते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड के क्या ड्रॉबैक्स थे? रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड घूम रहा है न्यूक्लियस के। वो जस्ट उन्होंने सन वाला एग्जांपल ले लिया था, सन और अर्थ का, और उससे कंपेयर करके बता दिया था। बट एक्चुअल में तो वैसी कंडीशन थी नहीं ना, क्योंकि अगर हम मैक्सवेल की बात करें तो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर बताया था
कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट हो रहा है, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, मतलब कि एक्सेलरेट कर रहा है, तो वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करेगा। मैं किसी चीज को थ्रेड से इस तरीके से घुमाऊंगी तो वो क्या होगा, वो जो पार्टिकल है, वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी रिलीज करेगा और एक टाइम के बाद ऐसी कंडीशन होगी, वो जो एनर्जी है वो उसकी खत्म हो जाएगी, तो वो पार्टिकल जो है वो फॉल डाउन कर जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू घूमेगा घूमेगा घूमेगा, एक टाइम पे क्या होगा, इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये फॉल डाउन कर जाएगा, मतलब कि नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बात किसने बताई थी, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर। तो इस बात को रदरफोर्ड प्रूफ नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड प्रूफ नहीं कर पाए थे, इसलिए उनका क्या है, ये ड्रॉबैक है। तो इसको लिख लेते हैं जरा, कल जो भेजा था वो लिख लिया था ना। क्यों? ओके, charged particles when accelerate must emit energy. Therefore, an electron in a circular path will emit energy and should fall in the nucleus following a spiral path but anything like this does not happen. Fail to explain this. देखो क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, मतलब कि मूव करेगा और वहां पर कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी को इमिट करेगा। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ विल इमिट एनर्जी एंड शुड फॉल इन द न्यूक्लियस, क्या कंडीशन हो जानी चाहिए थी कि वो न्यूक्लियस पर आकर गिर जाना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई भी फॉलो करता है कि स्पाइरल पाथ को, तो इस तरीके से नहीं होता है कि वो ना गिरे, कंटिन्यूसली मूव होता रहे। तो इस बात को जो रदरफोर्ड थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरी बात क्या नहीं बताई थी, दूसरी बात ये नहीं बताई थी, उन्होंने कुछ सेपरेशन नहीं बताया था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, बस उन्होंने ये बोल दिया था कि हाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं बताई थी। ये फर्स्ट था। सेकंड है, it say nothing about distribution of electron around the nucleus of these electrons। तो उन इलेक्ट्रॉन्स के पास वो एनर्जी कहाँ से आ रही है जिससे वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस बिहाफ पर है, ऐसा कुछ भी जो है वो रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। ठीक है, फिर उसको प्रूफ करने के लिए आए थे नील्स बोर। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं नील्स बोर के बारे में आपको बताती हूँ। तो अगर हम
बोर्ड्स मॉडल की बात करें तो जिस तरीके से जो रदरफोर्ड थे वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाने में बहुत माहिर थे, उनकी एक अच्छी स्किल थी कि वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बहुत अच्छे से लगा लेते थे। उसी तरीके से जो बोर्ड थे वो थ्योरी को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते थे। क्या करते थे? थ्योरी को एक्सप्लेन, वो सेटअप नहीं लगाते थे। जो लोगों ने सेटअप लगाया हुआ है ना, बस वो उसी पर काम करते थे, लेकिन वो थ्योरी को एक्सप्लेन करने में बड़े माहिर थे। तो जो बोर्ड्स मॉडल दिया गया वो कुछ अलग से एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके नहीं दिया गया था। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को उठाया और मैक्सवेल के मॉडल को उठाया और इन दोनों को मिलाकर अपना एक मॉडल दे दिया। ठीक है, कुछ बातें इन्होंने रदरफोर्ड तक की ली थी, कुछ बातें इन्होंने मैक्सवेल थ्योरी से मिलकर ली थी। तो ये जो पूरा उनका मॉडल है वो किस पर बेस्ड है? रदरफोर्ड मॉडल पे है और प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर है। इसको लिख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन रदरफोर्ड मॉडल एंड प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम के बारे में एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप उसको एक बार रीड आउट जरूर करना। ठीक है, जो आपको लगता है कि ये पॉइंट्स मुझे ऐड कर लेनी चाहिए अपने नोट्स में, तो प्लीज एक बार एनसीईआरटी को खोलना और उसमें से भी देखना, या किसी भी रेफरेंस में आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कोई फिजिक्स की रेफरेंस है आपकी, एससी वर्मा कोई सी भी हो, या फिर सिंपली अपनी एनसीईआरटी को खोलना और उसके अंदर से जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं उसको ऐड ऑन कर लेना। तो जो हमारे बोर्ड्स थे उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। ठीक है, जैसे थ्योरी दी जाती है उसी तरीके से पोस्टुलेट्स दिए थे। तो देखते हैं कि क्या क्या पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्ड्स मॉडल हैव अ न्यूक्लियस where neutron and proton are present and electron are revolves around a circular path। तो पहला स्टेटमेंट तो उनका सेम ही था रदरफोर्ड की तरह, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट था वो उनका डिफरेंट था। उन्होंने बोला था कि सर्कुलर पाथ फिक्स नहीं है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कुलर पाथ्स जो है वो प्रेजेंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जिनकी कुछ वैल्यू है। क्या बोला? जिनकी कुछ वैल्यू है, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। और क्या वैल्यू बताई थी उन्होंने? उन्होंने बोला था वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, फिक्स कर दी वैल्यू, कि जिसके पास भाई h/2π या इंटीग्रल वैल्यू में हम बोले तो NH/2π। अब n यहाँ पर नंबर है, नंबर ऑफ शेल्स 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं। मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने मैक्सवेल ने क्वांटाइज कर दिया था लाइट को कि वो फोटोन के फॉर्म में मिलेगा 1 2 3, उसी तरीके से जो बोर्ड्स थे उन्होंने भी यही बोला था कि वही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी NH/2π। तो उन्होंने, और वो क्या कर रहे थे, एक सर्कुलर फॉर्म में घूम रहे थे, इसलिए उन्होंने बोला वहां पर उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होगा, NH/2π के, और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। out of infinite number of circular path, circular orbit, an electron can revolve in only those orbits for which angular momentum is integral multiple of h/2π। इसको इन्होंने नाम दिया था, क्या बात करी गई है, एंगुलर मोमेंटम की बात की गई है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π। ठीक है, एन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स 1 2 3 4 इस तरीके से
जिस भी शेल की बात होगी उस वैल्यू को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्वांटाइज्ड फॉर्म में बात कर दी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी को क्वांटाइज कर दिया। तो इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और क्वांटाइज करने वाली बात कौन बोलता था, मैक्सवेल ने बोली थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर। और जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनको बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट्स। These orbits are called stationary orbits। ठीक है, इसका मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट में ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं और जिनकी वैल्यू क्या है NH/2π, या ऐसा बोले एंगुलर मोमेंटम ऑफ NH/2π। ठीक है, तो ये दो कुछ हमारे पोस्टलेट्स थे, आगे देखते हैं, इसको लिखिए जब तक। तो क्या बोला गया था कि जो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है, जो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा न्यूक्लियस से, या तो एनर्जी लूज करेगा या फिर गेन करेगा। ठीक है, ये इसका थर्ड पॉइंट है। एन इलेक्ट्रॉन डज लूज और गेन एनर्जी as far it revolves in a stationary orbit। अब बात आती है कि ये लूज कब करेगा और गेन कब करेगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब कि लोअर से हायर की तरफ जाएगा, उस टाइम पे जो एनर्जी है वो रिलीज करेगा, उस टाइम पे एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर से लोअर की तरफ आएगा तब एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, तो याद रखना, जब भी हायर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, तब उस कंडीशन पे जो है वो एनर्जी को लूज करेगा। An electron can or absorb energy when it jump from one stationary orbit to another। जब एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे की तरफ जाएगा, जंप करेगा, उसी कंडीशन पे पर क्या होगा, एनर्जी इमिट होगी या फिर गेन होगी, जिसका मतलब एब्जॉर्ब। और जब हायर से लोअर की तरफ जाएगा तब इमिट होगी, लोअर से हायर की तरफ जाएगा तब एनर्जी जो है वो आपकी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, बहुत सारे सेल्स हैं, तो उस अकॉर्डिंग इन्होंने सेल्स की बात भी करी थी। एज वी मूव away from the nucleus, energy of orbit increases। जैसे जैसे वो मूव करेगा कहाँ से, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ, तो क्या होगा, एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। हम देखते हैं यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, यहाँ एक शेल है, यहाँ एक शेल है, यहाँ एक शेल है, यहाँ एक शेल है, इस तरीके से मान लेते हैं। तो ये क्या है आपका n=1 है, ये n=2 है, ये 3 है और ये क्या है 4 है। और इसका नाम भी दिया गया था KLMN सीरीज के फॉर्म में, जो बोर्स हैं उन्होंने इसको डिवाइड किया। तो अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, ये जो आउटर मोस्ट में, और सबसे कम किसकी होगी, जो सबसे अंदर है। मतलब कि एनर्जी ऑफ K इज लेस देन एनर्जी ऑफ L is less than energy of M is less than energy of N। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होने वाली है, ये आउटर मोस्ट शेल की। 6 पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बोला था कि जब ये जंप करेगा तो जंप करने के टाइम पर जो उसकी एनर्जी है वो क्या होगी, वो एक ही टाइम पर जाएगी, मतलब 1 फोटोन 1 जंप पॉलिसी होगी। मतलब कि ये अगर इसको K शेल से
n सेल में आना है तो ये डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, धीरे धीरे नहीं आएगा, क्या होगा, एकदम से ट्रांसफर होगा इसका, इसे हम बोलते हैं ना वन शॉट में ट्रांसफर होगा इसका, कि डायरेक्ट यहाँ है, पलक झपक के इधर आ जाएगा। मान लीजिए इधर से यहाँ आना है तो डायरेक्ट यहाँ पर रहेगा, इसको बोला जाता है वन फोटोन वन जंप पॉलिसी, मतलब एक फोटोन खर्च करेगा और तुरंत पहुंच जाएगा डायरेक्ट, कोई इसमें बीच वाली कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेम इस तरीके से अगर इस बाहर वाले शेल से भी इसको यहाँ जाना है तो एक ही बार में जाएगा। तो बोला जाता है एन इलेक्ट्रॉन और एब्जॉर्ब ओनली वन फोटोन जंप। क्या करेगा, या तो एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या फिर एक फोटोन एमिट करेगा, ठीक है। यहाँ के से अगर एम की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। इस एन से अगर ये एल की तरफ जाएगा तो वन फोटोन को इमिट करेगा, क्या होगा, सिर्फ वन फोटोन होगा, इतना याद रखना, एक बार में एक काम, ऐसा समझ लेना। तो इसकी अगर हम एनर्जी निकालते हैं तो जो हायर वाली की एनर्जी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ हायर माइनस एनर्जी ऑफ लोअर। अब आपके बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं, एनर्जी ऑफ हायर माइनस एनर्जी ऑफ लोअर। एक लास्ट इसका पॉइंट और था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कहाँ से ले लिया था, वही अर्थ और ग्रेविटी वाला पार्ट से। क्या बोला था, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे काम करता है वैसे ही उन्होंने बता दिया था कि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस किस के बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है, ठीक है। जो कि जिसको एक मीडियम प्रोवाइड चाहिए, जिसको एक फोर्स चाहिए, और फोर्स वहां पर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में लग रहा है। सर्कुलर ऑर्बिट में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसका एक फॉर्मूला है, पॉइंट नंबर 7, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन electron and nucleus provide the required centripetal force। क्या लगने वाला है वहां पर, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ये फोर्स है आपका कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, m²/v, हाँ m²/v। और अगर मैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, K Q1 Q2/r², यही पढ़ा था ना। इसका मतलब क्या होगा, अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो बराबर हो जाएंगी, यानी कि K ऑफ Q1 Q2/r² इज इक्वल टू mv²/r। तो यहाँ से मैं बहुत सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकती हूँ, जरा कर लेते हैं। मान लीजिए इसी का केस लेते हैं, ठीक है ना। एक मेरा जो इलेक्ट्रॉन है Q1 है, उसका मैं चार्ज ले रही हूँ E, जो Q2 है उसका चार्ज मैं ले लेती हूँ Ze। Z मतलब कोई भी एटॉमिक नंबर वहां पर हम मान के चल रहे हैं। तो वैल्यू अगर मैं पुट करूंगी तो क्या आएगा, Ze/r² इज इक्वल्स टू mv²/r, ठीक है। अब ये जो मैंने बात करी है, ये पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है, फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ऐसा क्या क्या होता है, एक तो हमारा पैरा हाइड्रोजन, जिसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। दूसरा क्या हो सकता है, हीलियम प्लस, इसके अंदर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। और लिथियम 2+, बस। इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट्स नहीं है जिसके ऊपर ये काम कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या फिर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक मेटल। क्या बोला जाता है, फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक मेटल। ये आपको नाम देखने को मिलेगा बुक के अंदर, फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट का मतलब है कि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना
चाहिए। हम पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के केस में यहाँ पर बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? ये फॉर्मूला समझ में आया? आओ इसके आगे की बात करते हैं अब। ठीक है, लिखते हैं ना फॉर्मूले अच्छे से, बहुत काम आएंगे अभी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर था? NH/2π के। ये भी हमने बात करी थी ना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम जो उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा H/2π का। तो पहले इक्वेशन में ये ले लूं, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन हम लेंगे यहाँ से वैल्यू में लिख सकती हूँ ना। चलो इसको लिख लेते हैं जरा। mv²/r इज इक्वल्स टू k ऑफ ZeE/r²। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है। दोनों की वैल्यूज को हमने भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन से r की वैल्यू निकालूं, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू को निकालूं और सेकेंड इक्वेशन में पुट करूं तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो कर लेते हैं, आ जाओ। बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या आ रहा है? v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? NH/2πmr। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी ना, NH/2πmr। इसको अब हम पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है ना, पुटिंग इन इक्वेशन 2 वैल्यू पुट करते हैं। m/r इसको अलग से लिख लेते हैं, v² की वैल्यू यहाँ लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? n²h² 4π²m²r² इज इक्वल्स टू k ऑफ ZeE/r का स्क्वायर। इतनी वैल्यू आ गई। इस r² से इस r² को हटा सकती हूँ मैं। और कुछ हट रहा है क्या? और कुछ हट रहा है क्या? हाँ, m हट रहा है। m हट रहा है ना बेटा, इस m से इस m को हटा सकते हैं। ठीक है ना, एक m बचा नीचे, इतनी बात बची। ठीक है, अगर अब मैं इसको लिखूं अच्छे से तो मुझे यहाँ से r की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? r की वैल्यू मिल जाएगी। लिख लेते हैं जरा, r की वैल्यू क्या मिली है मुझे? n²h²/kZe²। ऐसे लिख दो, e है ना तो e का स्क्वायर हो गया। क्या हुआ? क्या क्या मिला है? 4π²m। 4π²m इतनी वैल्यू मुझे मिली किसकी? r की। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, भी काम आएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला मुझे यहाँ से मिला। कहाँ से मिला? इन दोनों को मैंने इक्वेट किया, यहाँ से v की वैल्यू निकाली और इस इक्वेशन में पुट करी। इक्वेशन में पुट करने के बाद मुझे r निकल कर आ गया, मेरे रेडियस निकल कर आ गई। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर h कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, z हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी हमें पता है, पाई की वैल्यू भी हमें पता है। तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी अभी क्या मिलने वाली है? r इक्वल्स टू 0.529 n²/z। क्या मिली वैल्यू? 0.529 n²/z। ठीक है, और ये आएगी किसमें? एंगस्ट्रॉम में। किसमें वैल्यू आई हमारी? एंगस्ट्रॉम में आई, ये याद रखना बस। ठीक है ना, कुछ आएगा अगर अलग से तो हम चेंज कर सकते हैं, उसकी में दिक्कत नहीं है। इन सारी वैल्यूज को मैंने पुट किया तो मुझे क्या मिला? ये मिला। ठीक है ना, अब अगर वो कुछ चेंजेस कर दे तो फिर हमें यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमें दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से मेरी r की वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है ना, अब मैं क्या एक काम कर सकती हूँ, मैं इस r को यहाँ पुट कर दूं तो मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी। चलो v की वैल्यू और निकाल लेते हैं। mv, r की वैल्यू क्या आई मेरी? n²h²/kZe² 4π²m इज इक्वल्स टू NH/2π। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हो ना, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ठीक है ना, इस 2 से 4 गया, कितना आया? 2। इस पाई से ये एक पाई हट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ये m है, m से m हट जाएगा। और हाँ, ये NH जो है वो यहाँ से एक एक वैल्यू हट जाएगी ना इसकी। आ जाओ, तो v की वैल्यू क्या मिली मुझे?
के जेड ई का स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच, ये एन है बेटा, है ना, के जेड ई का स्क्वायर 2 पाई एन एच, 2 पाई जरा आगे लिख लेते हैं, ठीक है ना, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये वैल्यू मुझे मिली कहाँ, किसकी, v की, यानी कि वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दो वैल्यू मुझे मिल गई, v की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू वो मिल गई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक ठीक है। सेम अब हम फिर से वही काम करने वाले हैं, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उन सब की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है ना, k की, पाई की, h की, इन सब की वैल्यूज को अगर मैं पुट करूंगी तो मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है, 2.188 z अपॉन n। क्या मिला मुझे, z अपॉन n। इनको मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये वेरी करेंगे, है ना, ये क्या करेंगे, ये वेरी करेंगे, डिपेंड करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर। बाकी सब कांस्टेंट है तो हमने सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट किया है, जो वेरिएबल चीजें हैं उनको हमने कैलकुलेट नहीं किया है। z अपॉन n, और क्या रहेगा ये, मीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला आपका किसका होगा, वेलोसिटी का। क्या वैल्यू निकल कर आई, इंटू 10⁻6 और था बेटा, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा z अपॉन n, ये और मेंशन कर लेना, ठीक है ना। क्या वैल्यू है, 2.188 10⁻6 z अपॉन n, और फॉर्मूला क्या है, 2 पाई के जेड ई का स्क्वायर अपॉन एन एच, ठीक है। तो ये दो बातें भी हमें यहाँ पर समझ में आई। देखो डिफरेंस देखो, r के फॉर्म में अगर हम देखें तो n स्क्वायर अपॉन z है, यहाँ पर क्या है, z अपॉन n है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों वैल्यूज को, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख ही लो, या साइड में मैं लिख देती हूँ, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n, ठीक है ना। आप अपनी कॉपी में भी इस तरीके से साइड में मेंशन कर लीजिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे और जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं पर बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। फॉर्मूले पे चलो मैं अभी यहाँ पर लिख लेती हूँ, क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी। n स्क्वायर एच स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, और वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रोम, और v की वैल्यू क्या आई है हमारी, 2 पाई के जेड ई का स्क्वायर अपॉन एन एच, और वैल्यू आई है 2.188 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आ जाओ, तो इतनी चीजें अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसके आगे की बात करते हैं। अब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, k q1 q2 अपॉन r। स्क्वायर नहीं आता है ना यहाँ पे, स्क्वायर कहाँ पर आता था, फोर्स वाले केस में, अभी हमने जो पढ़ा था। यहाँ पर क्या आता है, k q1 q2 अपॉन r। अब देखो, अगर कोई भी चीज आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हम बात करें या शेल्स के बारे में बात करें, तो बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, वहां पर इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा क्या होगा, एक अट्रैक्शन वाला केस बढ़ता है, वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो नेगेटिव आती है, ठीक है ना। और जैसे जैसे वो पास में आएगा वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी पोटेंशियल एनर्जी की। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा क्या होगा, माइनस, जैसे पास आएगा न्यूक्लियस के वैल्यू आएगी पॉजिटिव। इतनी बात याद रखनी है। आओ जरा काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं, सॉरी टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r। q1 q2 भी हमने देखा था, q1 को हमने z e माना था और q2 को e माना था, तो वैल्यूज लिख लेते हैं। तो वही आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस k z e स्क्वायर अपॉन r। इतनी, ये जो आया हमारा किसका आया, टोटल एनर्जी का आया, ठीक है।
अभी अगर अपन इसमें v की वैल्यू को पुट कर दें तो फिर से हमें वही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं इस mv स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दूं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, जरा देख के बताइए फटाफट से कि क्या वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी mv स्क्वायर के केस में। mv स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ना, क्या थी वो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाली है, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये तो इसकी वैल्यू है, ठीक है। मिल गया ना, कहाँ से लिया है मैंने ये, ओके। आ जाओ, तो अगर मैं इसको निकालूं अब तो क्या है, ये हाफ है -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। क्या वैल्यू आ गई टोटल एनर्जी की, माइनस ऑफ हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी वही वैल्यू टोटल एनर्जी की है, बस किसका अंतर है, माइनस का। किसका अंतर है, माइनस का अंतर है। इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है, ऐसा बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी इज द माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी कैसा है, माइनस है किसका, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी थी, हाफ ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल एनर्जी की वैल्यू कैसी है, माइनस हाफ ऑफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू बेटा ये याद रखना पॉइंट है ना। आ जाओ, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है और जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है उसमें कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, हाफ का, है ना, कितने का दिख रहा है, हाफ। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी से मैं कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाफ है टोटल एनर्जी की, मतलब टोटल एनर्जी डबल है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन हमें याद रखने हैं। पहला एक्सप्रेशन क्या बोलता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। अब कोई एक वैल्यू अगर आपको दे रखी होगी तो आप इनसे आंसर्स निकाल सकते हैं, इसीलिए हम ऐसे एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ठीक है बात। आओ इसके आगे समझते हैं, यहां तक कोई दिक्कत, ओके। आगे हम बात कर रहे हैं जरा फ्रीक्वेंसी की। हमने समझा था ना कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जरा उसके बाद हम वैल्यू की और बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐप से हम डिनोट करते थे फ्रीक्वेंसी को, मतलब कि नंबर ऑफ राउंड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कितना राउंड लगा रहा है, ठीक है। अब देखो अगर वो राउंड लगाएगा तो किस स्पीड से लगाएगा, v की स्पीड से लगाएगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ऑर्बिट सर्कल के फॉर्म में ही तो है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इक्वल्स टू v अपॉन 2 पाई आर। क्या हो गई, v अपॉन 2 पाई आर। अब क्या करने वाली हूं मैं, v की वैल्यू पुट कर सकती हूँ यहाँ पे। तो इस अकॉर्डिंग में बोला जाता है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n एंड n स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आता है इसका, वहीं से निकल कर आएगा ये, तो आप इसको डायरेक्टली लिख लीजिए क्योंकि हमें यही काम का है हमारे, ठीक है। क्या बोला, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, तो फाइनल वैल्यू मुझे मिलेगी जो फ्रीक्वेंसी की, वो क्या मिलने वाली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट दे रखा होगा तो उसका z का स्क्वायर कर देना है और वहां पर जो n की वैल्यू होगी उसका क्यूब कर देना है, ठीक है। इस वैल्यू को भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर n क्यूब। अगर इसी में मैं टाइम पीरियड की बात कर दूं, टाइम पीरियड क्या होता था, इसका जस्ट अपोजिट यानी कि 1 अपॉन एफ। तो एफ टी बराबर क्या हो जाएगा, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। क्योंकि अगर आप नॉर्मली समझोगे टाइम पीरियड को हम कैसे निकालेंगे, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, तो वही 2 पाई आर अपॉन वी। इसको भी अगर मैं समझूंगी तो 2 पाई आर अपॉन वी,
क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसलिए इसको हम 1/f के फॉर्म में लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात और कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में अगर हम देखेंगे तो जो वैल्यू है वो क्या मिलती थी, kz का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, z इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि ZQ अपॉन N4। ये सारे पुट करी गई हैं वैल्यूज और उसके बाद निकाली गई हैं। आप डायरेक्ट भी इनको याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू अपन को कितना मिल गया, ZQ अपॉन N4। ये सारी वैल्यूज बेटा आपको याद करनी है, ठीक है ना। आपको ये मत बोलना कि इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी तो याद करते हो ना फॉर्मूले, तो वहां लगाते लगाते याद हो जाते हैं ना, वैसे इनको भी पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। अब हम करेंगे बढ़िया वाले सवाल, इसलिए मैंने इनको साइड में रखा है क्योंकि अभी हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। अब क्वेश्चन पता कैसे पूछे जाते हैं कि मान लीजिए कि अगर n की वैल्यू को मैं 4 टाइम बढ़ा दूं तो क्या चेंजेस आएंगे। मान लो टाइम पीरियड से पूछ ले कि टाइम पीरियड पर क्या चेंज आएगा अगर मैं n की वैल्यू को 2 टाइम बढ़ा दूं, हाफ टाइम बढ़ा दूं, 4 टाइम बढ़ा दूं, z की वैल्यू को 2 टाइम बढ़ा दूं। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ RVn total energy if mass of electron is increased by 2 times, ठीक है। पहली क्या कंडीशन दे दी गई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स इफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर increased by 2 times, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, एक्सप्रेशन बताना है तीनों का, रेडियस का भी, वेलोसिटी का भी और टाइम पीरियड का भी, सॉरी टोटल एनर्जी का भी, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर 2 टाइम इंक्रीज करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अगर 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो क्या चेंजेस आएंगे। चलो इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्या बोला गया है, आर के लिए पूछा गया है, तो बताओ जरा आर का फॉर्मूला क्या था। हमने पढ़ा था 0.529 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर अपॉन जेड, सॉरी एन स्क्वायर अपॉन जेड ऑफ एंगस्ट्रॉम। क्या बोल रहा है ये, 2 टाइम्स बढ़ा दो क्या, मास। पता क्या होना चाहिए कि मास डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है या फिर न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में मास कहाँ पर है, नीचे है, क्या है, नीचे की तरफ है, मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 का। बोला है ना उसने कि मास 2 टाइम बढ़ा दो, यही तो बोला है, मतलब कि क्या हो जाएगा, 2 टाइम आ जाएगा, मतलब जो वैल्यू आएगी वो इसको डिवाइड करके आ जाएगी, मतलब कि हाफ आ जाएगी वैल्यू, है ना। कैसे हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर सिर्फ चेंज पूछे कि क्या चेंज आएगा, इसने तो एक्सप्रेशन पूछा था, तो चलो एक्सप्रेशन हम इस फॉर्म में बता देंगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलो लिख ही देते हैं 0.2645 एन स्क्वायर अपॉन जेड ऑफ एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी, क्या हो गई, हाफ हो गई, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे कि बताना कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय द 2 टाइम्स व्हाट हैपन, बोल दे 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, हाफ, 1/4, तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। इसी तरीके से वेलोसिटी को देख लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या आया था, 2.188 10⁶ जेड अपॉन एन। बात किसकी गई है, मास की गई है। मास कहाँ पे था, न्यूमिनेटर में। किस में था, न्यूमिनेटर में, मतलब कि अब 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि अब जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, डबल आएगी। समझ में आ रही है बात। आओ टोटल एनर्जी का बात कर लेते हैं, माइनस ऑफ के जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर माइनस हाफ। यही था कुछ फॉर्मूला हमारा, पर इस फॉर्मूले से हमें याद क्या करना पड़ेगा, पहला वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। ये तो हमारा बाद में निकल कर आया था, 2 पाई स्क्वायर के जेड
k स्क्वायर जेड स्क्वायर e टू द पावर 4 n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर मास क्या है, न्यूमरेटर में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगी वैल्यू, ठीक है ना, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। वेलोसिटी में तो बेटा मास है ही नहीं ना, एक मिनट रुको, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में मास है ही कहाँ, ये ना इसका फॉर्मूला, इसमें तो मास है ही नहीं, तो मास को बढ़ाने और घटाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये क्या रहेगा, रिमेन्स सेम, क्या रहेगा, रिमेन्स सेम, ठीक है ना, इसको एक बार करेक्ट कर लेना। हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है और कैसा क्या पूछा गया है, फॉर्मूले तो मास आता ही नहीं है, अब जब मास आता ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ रहा है, मास को बढ़ाओगे घटाओगे, तो ये तो पहला हुआ। इसी तरीके से दूसरा कर लेते हैं, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले में क्या बात हो रही है, चार्ज की बात हो रही है, ठीक है ना, किसकी बात हो रही है, चार्ज की, मतलब कि ये जहाँ पर ई लिखा हुआ है अब उसकी बात करेंगे हम। तो चलो शुरू कर लेते हैं आर से। तो बताओ क्या होगा आर के केस में, जल्दी से बताओ फॉर्मूला देख के। अरे ओ बेटा देखो फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम। मैंने क्या बोला है, चार्ज अब क्या हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, ई स्क्वायर है, मतलब कि क्या हो जाएगा 1/4, ई स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4, तो वैल्यू क्या आएगी अब 1/4 आएगी। इसी तरीके से v का बताओ, अब सही सही बताना, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स आ जाएगी, समझ गए। आ जाओ काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बताइए। ई की पावर कितना है, 4 है ना, 2 की पावर 4 कितना आएगा, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, कितना आ जाएगा 16 टाइम्स। 2 की पावर 4 ही तो है बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम। तो समझ में आया, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं और बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि उनको फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। आपका काम क्या है, फॉर्मूले याद करने का, करोगे ना फॉर्मूले याद अच्छे से। आपको मैं एक बढ़िया वाला क्वेश्चन देके जा रही हूँ, ठीक है, आपका काम है उसको प्रयास करना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। R and Z, find the ratio। ठीक है, ये n है और ये आपका z है, ठीक है, मतलब पहले जो वैल्यू रखनी है वो आपको n की वैल्यू रखनी है और उसके बाद जो वैल्यू रखनी है वो z की वैल्यू रखनी है, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर आपको रेडियस लेना है और ये 2 है, इसका मतलब ये n को शो कर रहा है, n की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 है और z की वैल्यू यहाँ कितनी है 2 है। इसी तरीके से जो दूसरा केस उसमें आएगा वहां पर n की वैल्यू कितनी है 1 है और z की वैल्यू कितनी है 1 है। चलो मैं एक सॉल्व करके बता देती हूँ तुम्हें, पहला वाला केस, ठीक है ना। अगर मैं r की बात करूं तो r का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, अगर मैं सिर्फ बात करूं तो क्या था, n स्क्वायर अपॉन z, ये फॉर्मूला था ना, n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है।
एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 है ना, मतलब कितना हुआ 4 अपॉन में z की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो 2 का 2 ही आ जाएगा। आ जाओ, फिर से n की वैल्यू कितनी दे रखी है तो 1 ही आएगा, और z में भी कितना आएगा 1 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? रेशियो निकालना है ना 2/1। ठीक है, समझ गए कैसे करना है? पक्का? ये पूरे क्वेश्चन मुझे चाहिए सॉल्व। अगर ये तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो तुम्हारी तारीफ। ठीक है, चलो आराम से इसको पढ़ लेना, इसको सॉल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना, आपने इस तरीके से पूछ लिया तो एक अच्छा फ्रेम्ड क्वेश्चन तो आप वैसे ही कर लोगे। क्वेश्चंस आपको इस तरीके से फ्रेम आएंगे, पर करना तो आपको इसी वे में ही है सॉल्व, है ना। इसलिए मैंने आपको ये दिया ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी और सारे फॉर्मूले भी आप एक एक बार अप्लाई करोगे तो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो जितनी जल्दी आपको फॉर्मूले याद होंगे उतना अच्छा है, उतना न्यूमेरिकल्स लगाने में हेल्प रहेगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मुझे लगेगा तो मैं आपको दे दूंगी जिनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है?